हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के विश्वकर्मा स्पेशल टेक एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, हमने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास स्टार्ट किए हुए थे, आज उसका सेशन 6 यानी क्लास 6 आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके आगामी सभी एग्जाम लाइक नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, यूपी, आरवीयूएनएल, एनसीएल, एनएससीएल, इसरो, डीआरडीओ या सभी कॉम्पिटिटिव टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो हैं निमे पैटर्न पर आधारित हैं और आपको आपके एग्जाम पैटर्न में एज इट इज ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो रेड कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा 101 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन एडवांटेज ऑफ यूजिंग गेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा गेज प्रयोग करने का एक फायदा है। यानी आपको यहाँ पर पूछा गया है कि गेज करने का क्या बेनिफिट है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं सेविंग टाइम, इंक्रीज इन प्रोडक्शन यानी उत्पादन में वृद्धि, या फिर बोथ सेविंग टाइम एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन यानी समय की बचत और उत्पादन में वृद्धि दोनों, और नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें गेज के यूज़ करने के बेनिफिट के बारे में, तो गेज के बेनिफिट ये भी होते हैं कि समय की बचत होती है, यानी जब हम गेज का यूज़ करते हैं तो समय की बचत के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि भी होती है, यानी इंक्रीज इन प्रोडक्शन उसमें शामिल होता है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन सी मिल जाता है कि बोथ सेविंग टाइम एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जो कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर का आपका सी नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि प्लेन रिंग गेजेस आर यूज्ड टू चेक द ब्लैंक ऑफ सिलेंड्रिकल वर्कपीस, यानी आपको पूछा गया है कि जो बेलनाकार कार्यखंड होते हैं उनको खालिस्तान की जांच के लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। तो जो बेलनाकार कार्यखंड हैं उसकी किस जांच के लिए आप प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करेंगे, यहाँ आपको पूछा गया है। आपको ऑप्शन में दिए गए हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड डायामीटर, इनसाइड डायामीटर, वेट या फिर लेंथ, है ना। तो आपको ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और क्वेश्चंस में पूछा गया है कि आप बेलनाकार कार्यखंड की किसकी जांच के लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। तो बात करें डियर फ्रेंड्स प्लेन रिंग गेज के बारे में कि प्लेन रिंग गेज क्या होता है। जो प्लेन रिंग गेज होता है किस आकार का होता है, ये एक्चुअल गोल आकार का होता है जिसमें गेज के साइज का होल बना होता है और बाहरी गोल सरफेस पर जो है नर्लिंग की हुई होती है ताकि आप इसे मजबूती से पकड़ सकें। तो जॉब को लिमिट में जब कभी हमें चेक करना होता है तो अलग अलग जो है प्लेन रिंग गेज अवेलेबल होते हैं, जैसे कि गो प्लेन रिंग गेज, नो गो प्लेन रिंग गेज, ये सब जो है अलग अलग साइज वाली रिंग गेज पाई जाती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जब कभी हमें सिलेंड्रिकल कार्यखंड के आउटर डायामीटर या आउटसाइड डायामीटर को चेक करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं प्लेन रिंग गेज का। जब कभी हमें आउटसाइड डायामीटर को चेक करना होता है तो हम यूज़ करते हैं प्लेन रिंग गेज का। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इनसाइड डायोमीटर। जब कभी हमें सिलेंड्रिकल कार्यखंड के या सिलेंड्रिकल वर्कपीस के इनसाइड डायामीटर को चेक करना होगा तो हम किस गेज का यूज़ करेंगे। तो बात करें यहाँ पर इसके लिए एक प्लग गेज आता है। जो प्लग गेज होता है उसके बारे में भी हम आपको यहाँ बताएंगे कि इस गेज का जो प्रयोग होता है, इस गेज का प्रयोग हम क्या करते हैं, प्लेन स्मूथ होल के साइज को चेक करने के लिए करते हैं। यानी आपका जो होल होता है उसके साइज के चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेन गेज नहीं प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जब कभी हमें इनसाइड डायामीटर को चेक करना होता है तो हम प्लग गेज का यूज़ करते हैं, जो कि कार्य के अनुसार कई प्रकार के अवेलेबल होते हैं। जैसे कि कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम बात करें
प्लग गेज की, तो ये क्या होता है, सिंगल एंडेड प्लग गेज होता है, फिर डबल एंडेड प्लग गेज होता है, फिर प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है, फिर टेपर प्लग गेज होता है। इसी प्रकार थ्रेड प्लग गेज भी अवेलेबल होता है। तो जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि आपको बेलनाकार कार्यखंड के किसकी जांच के लिए आप प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल जाता है ए नंबर का ऑप्शन, यानी आउटसाइड डायोमीटर। जब कभी आपको आउटसाइड डायोमीटर का चेक करना होगा तो आप प्लेन रिंग गेज का यूज़ करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब कभी आपको इनसाइड डायोमीटर को चेक करने के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है कि आप वहाँ पर प्लग गेज का यूज़ करेंगे। प्लग गेज का यूज़ जो है इनसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए और प्लेन रिंग गेज का यूज़ आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए करते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वाशर, यानी वाशर का कौन सा एक प्रकार है, यहाँ आपको पूछा गया है। ऑप्शन में आपको स्प्रिंग वाशर, टैप वाशर, फाइबर वाशर और ऑल ऑफ दीज, यानी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें सही विकल्प का आपको चयन करके बताना है कि कौन सा वाशर का एक प्रकार है, स्प्रिंग वाशर, टैप वाशर, फाइबर वाशर या ऑल ऑफ दीज। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वाशर की तो वाशर के प्रकार में स्प्रिंग वाशर भी आता है, टैप वाशर भी आता है और फाइबर वाशर भी आता है। तो 103 नंबर का जो हमारा डी ऑप्शन है यानी ऑल ऑफ दीज, ये करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी प्रकार के वाशर जो है अवेलेबल होते हैं या उपलब्ध होते हैं। तो हमारा 103 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 104 नंबर का कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नट शोन इन द फिगर, यानी चित्र में दर्शाए गए नट के प्रकार को आपको पहचानना है और बताना है कि ये किस प्रकार का नट है। आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कैसल नट, विंग नट, स्क्वायर नट और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि जो यहाँ पर डायग्राम में या फिगर में दर्शाया गया नट है ये केसल नट है। केसल नट में क्या होता है, स्लॉट्स बने होते हैं, जैसे कि ये आपके स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। इसे ऐसी जगह पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर वाइब्रेशंस होता है और वाइब्रेशन के कारण नट को लूज होने की आशंका होती है। तो यहाँ पर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, जब कभी हम केसल नट का यूज़ करते हैं तो ये साफ्ट है, अगर इस पर थ्रेडिंग की हुई है और आप इस पर केसल नट का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको केसल नट को लगाने के बाद जो साफ्ट होती है उसमें एक पिन आती है, उस पे होल करके एक स्पिल्ट पिन का यूज़ करते हैं आप, और उस पिन से में क्या होता है ये नट जो है लॉक हो जाता है। इसलिए इसका पर्पस जो है यूज़ करने का वाइब्रेशन के कारण लूज़ होने से बचाना है। तो ये केसल नट में स्लॉट इसीलिए दिए जाते हैं और इसका यूज़ जो है विभिन्न इंडस्ट्रियल व्हीकल या अदर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, बात करें हम अगर विंग नट की, तो जो विंग नट होते हैं आपके ये हेक्सा फ्रेम में हेक्सा ब्लेड को लूज़ और टाइट करने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्क्वायर नट की तो आपने इसका जनरली यूज़ देखा होगा, जो हॉज पाइप होते हैं या पाइप होते हैं उसमें आप क्या करते हैं, क्लैंप में स्क्वायर नट का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये पर्याप्त प्रेशर को बनाए रखता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो नट में इंडिकेशन दिया गया है ये केसल नट के बारे में आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंसरी पार्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन that is responsible for sensing different parameters required for the measurement। यानी आपको यहाँ क्वेश्चंस को समझना होगा कि क्वेश्चंस ने क्या कहा है। क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का संवेदी हिस्सा है जो माप के लिए आवश्यक विभिन्न मापदंडों को संवेदन के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको यहाँ पर मशीन का एक संवेदी हिस्सा के बारे में पूछा गया है।
कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन में जो आपका रिस्पॉन्सिबल सेंसिंग डिफरेंट पैरामीटर्स है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में आपको स्ट्रोक दिया गया है, प्रोब दिया गया है, कैमरिंग दिया गया है और सॉफ्टवेयर दिया गया है। तो बात करें हम यहाँ इसके करेक्ट आंसर की, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोब होगा, यानी आपका जो मशीन का संवेदी हिस्सा होता है वो प्रोब होता है। अगर इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका उचित उदाहरण हमको जो है NDT यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंतर्गत आने वाली अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन में देखने को मिलता है। इसका यूज़ हम फ्रेंड्स कहाँ करते हैं वो भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। जब कभी हम ब्रेजिंग किए हुए पार्ट या ब्रेजिंग किए हुए रोलर या शाफ्ट को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं उस या अल्ट्रासोनिक उसकी टेस्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों ये चेक करने के लिए करते हैं कि जो आपका शाफ्ट है या आपका रोलर है उस पर कहीं ब्लो होल तो नहीं है या फिर क्रैक तो नहीं है। उसकी टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं, जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंतर्गत आती है। अब हम उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। यानी आपका जो प्रोब होता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन से जुड़ा होता है, जो कि उसका एक संवेदी हिस्सा या कोऑर्डिनेट पार्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोब हो जाएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर प्रोब हो चुका है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सी स्टैंड्स फॉर इन कैड, यानी कैड में आपको पूछा गया है कि सी से क्या अभिप्राय है। अगर डियर फ्रेंड्स कैड की बात करें तो जो इसके बारे में मैं आपको आज बेसिक जानकारी देने वाला हूं कि कैड क्या है और बेसिकली इसका यूज़ कहां किया जाता है। तो जो कैड होता है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में 2D और 3D डिज़ाइन को क्रिएट करने में। यानी जब आप कंप्यूटर में 2D और 3D डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं तो कैड का इस्तेमाल करते हैं। कैड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कैड का फुल फॉर्म जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो आपको यहाँ इसी से क्वेश्चंस जो है पूछा गया है कि जो कैड होता है इसमें सी से क्या अभिप्राय है। तो उसका करेक्ट आंसर हम लिखाएंगे कि कंप्यूटर होता है। तो डियर फ्रेंड्स कैड का फुल फॉर्म के बारे में हमने जाना कि कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो जो कैड होता है इसके कॉमन टाइप्स के बारे में भी हम जानेंगे कि जो कैड होता है कितने प्रकार का होता है। कॉमन टाइप में ये जो होता है 2 डायमेंशनल यानी 2D और 3 डायमेंशनल यानी 3D टाइप का होता है। अगर हम बात करें 2D की यानी 2D यानी 2 डायमेंशनल क्या होता है, तो जो 2D होते हैं या 2D कैड होता है इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन इसे हम अगर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो होता है वेक्टर बेस्ड लेआउट डिज़ाइन। यानी आप इसका यूज़ वेक्टर बेस्ड लेआउट डिज़ाइन करने में यूज़ करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो 2D का जो एग्जाम्पल है वो सबसे उचित उदाहरण आपको देखने को मिलेगा आर्किटेक्टर के पास। यानी आर्किटेक्ट जो होते हैं, आर्किटेक्ट इसका यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं, वो आर्किटेक्ट जो होते हैं कैड सॉफ्टवेयर को बिल्डिंग फ्लोर प्लान्स यानी बिल्डिंग फ्लोर प्लान्स और जो है इसके साथ साथ एक अलग यूज़ के लिए भी जैसे ओवरहेड व्यूज़ को क्रिएट करना होता है तो उसमें भी आप 2D का यूज़ करते हैं। तो ओवरहेड व्यूज़ के साथ साथ बिल्डिंग प्लान या बिल्डिंग प्लान के अंतर्गत आने वाले सभी काम को संपन्न करने के लिए जो आर्किटेक्टर होते हैं वो 2D का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो 2D जो होता है ना, 2D सबसे शुरुआती दौर होता है। यानी आपका जो कैड है, कैड के शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो वो 2D होता है जिसमें बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं, ग्राफिक्स होते हैं और ड्राइंग के साथ साथ स्केचेस होते हैं, है ना। ये कॉमन होता है कि ड्राइंग स्केचेस वगैरह 2D में कॉमन होता है। तो हमने जाना 2D के बारे में। अब हम जानेंगे कि 3D क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स बात करें 3D की, तो जो 3D कैड होता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला होता है, जो कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जो कि आपको वीडियो गेम्स के अलावा जो है एनिमेटेड फिल्म्स में आपको देखने को मिलेगा। यानी एनिमेटेड फिल्म्स के अलावा वीडियो गेम्स
और एनिमेटेड फिल्म्स को डेवलप करने के लिए जो है हम 3D का यूज़ करते हैं। तो इसके बहुत सारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 3D के एप्लीकेशंस के बारे में, तो इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन आता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन को इसमें जो है एम्प्लीफाई किया जाता है। इसके बाद अगर हम सिविल इंजीनियरिंग वर्क की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग वर्क का भी इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंतर्गत सिमुलेशन मॉडलिंग भी आता है, यानी सिमुलेशन मॉडलिंग इसके अंतर्गत 3D के अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कॉमन टाइप्स 3D के बारे में सीखने को मिला। तो डियर फ्रेंड्स, ये था कैड के बारे में एक बेसिक डिटेल जो कि हमने आपको बताया। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि CAD में C से क्या अभिप्राय है, तो कंप्यूटर है इसका अभिप्राय, यानी ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है व्हेन ड्राइंग इन 2D व्हाट एक्सिस डू यू नॉट वर्क विथ, यानी 2D में ड्राइंग करते समय आप किस अक्ष के साथ काम नहीं करते हैं। तो जब आप 2D में ड्राइंग करते हैं तो आप किस अक्ष के साथ काम नहीं करते हैं, यहाँ आपको पूछा गया है। ऑप्शन में X, Y, Z या ऑल ऑफ दीज दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, जब आप 2D ड्राइंग में काम करते हैं तो आप Z एक्सिस के साथ काम नहीं करते हैं, यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध ठोस स्नेहक है, यानी सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के बारे में आपको पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस का डीपली डिस्कशन हमने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन के टॉप राइट पर जाकर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम करेक्ट आंसर यहाँ आपको बताते हैं कि सॉलिड लुब्रिकेंट का जो है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का उदाहरण आपको ग्रीस देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग कूलेंट, यानी शीतलक को प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है। तो शीतलक को प्रयोग करने का उद्देश्य यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है टू कूल द कटिंग टूल एंड वर्क पीस, टू कूल द रूम, टू कूल द ऑपरेटर, यानी नन ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस। तो डियर फ्रेंड्स, जो कटिंग कूलेंट होता है या कूलेंट का यूज़ करने का पर्पस होता है उसका आपको यहाँ पर ऑप्शन ए में मिल जाता है। ऑप्शन ए में आपको मिलता है कि टू कूल द कटिंग टूल एंड वर्कपीस, यानी कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। तो आपका 109 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूज ऑफ बेयरिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बेयरिंग का उपयोग है। बेयरिंग के उपयोग के बारे में आपको यहाँ पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है सपोर्ट द शाफ्ट, यानी शाफ्ट को सहारा देना, अलाउ द शाफ्ट टू रन फ्रीली, यानी शाफ्ट को स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति देना, या मिनिमाइज द ट्यूबिंग एक्शन या रबिंग एक्शन, तो रगड़ने की क्रिया को कम करना, या ऑल ऑफ दिस। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बेयरिंग को उपयोग करने के बारे में, तो जो बेयरिंग होता है शाफ्ट को सहारा देता है, साथ ही साथ शाफ्ट को स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति भी प्रदान करता है और रगड़ने की क्रिया को कम करने का कार्य भी संपन्न करता है। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 110 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक मटेरियल ऑफ बेयरिंग, यानी आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बेयरिंग का कृत्रिम पदार्थ नहीं है। जो बेयरिंग आप बनाते हैं वो किस मटेरियल से बेयरिंग नहीं बनाया जाता, यहाँ आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है नॉयलॉन, टेफ्लॉन, ब्रॉस या प्लास्टिक। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी मिल जाता है, यानी टेफ्लॉन के जो बेयरिंग होते हैं बनाए जाते हैं, नॉयलॉन के बेयरिंग बनाए जाते हैं, लेकिन सी यहाँ पर आपको मिलता है पीतल। पीतल के बेयरिंग नहीं बनाए जाते, जबकि प्लास्टिक के बेयरिंग बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सी नंबर ऑप्शन मिलता है जो कि करेक्ट हो जाएगा, यानी ब्रॉस यानी पीतल के बेयरिंग नहीं बनाए जाते। आपका अगला क्वेश्चन है द स्टोरेज स्पेस फॉर अ फ्लूइड इज कॉल्ड, यानी जो है स्टोरेज आपको यहाँ क्या पूछा गया है, स्टोरेज स्पेस पूछा गया है। तरल पदार्थ के भंडारण स्थान को खलिस्तान कहा जाता है। आपको ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आप तरल पदार्थों का भंडारण करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है स्ट्रेनर, रिजर्वायर,
प्लग या सिलेंडर। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है, जो कि कहते हैं रिजर्वायर होता है। तो तरल पदार्थों के भंडारण वाले स्थान को आप रिजर्वायर कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ न्यूमेटिक्स रिलेटेड विथ सिस्टम्स ऑपरेटेड विथ, यानी न्यूमेटिक्स का अध्ययन खालिस्तान से संचालित सिस्टम से संबंधित है। तो जो न्यूमेटिक्स होता है, न्यूमेटिक्स का जो संबंध होता है वो होता है एयर से, यानी हवा से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए ही मिल जाता है, हवा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एयर, इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज इट्स, यानी लुब्रिकेटिंग ऑयल की सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता उसकी खालिस्तान होती है। तो आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वाले गुण के बारे में पूछा गया है कि वो सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या होती है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, विस्कोसिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी या रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लुब्रिकेटिंग ऑयल के महत्वपूर्ण विशिष्टता वाले गुण की, तो यहाँ पर हमको ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है, जो कि है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम सरल शब्दों में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि ये उस तरल के गाढ़ेपन या उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक होता है। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि जो विस्कोसिटी होती है, अगर सामान्य शब्दों में कही जाए तो वह उस तरल के गाढ़ेपन या उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक होता है। तो जो आपकी विस्कोसिटी होता है, बहने की क्षमता का विरोध करने का परिचायक जो होता है, वही आपका क्या होता है, विस्कोसिटी होता है। तो ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स या इम्पोर्टेंट गुण की अगर हम बात करें तो यही होता है विस्कोसिटी। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलता है, जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एनी वर्किंग और कंट्रोल सिस्टम दैट यूजेज लिक्विड एज द ट्रांसमिटिंग फ्लूइड इज नॉन अस, यानी कोई भी कार्य या नियंत्रण प्रणाली जो तरल का प्रयोग संचारण द्रव की तरह करती है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछा गया है कि कोई भी कंट्रोलिंग सिस्टम या वर्क जिसका प्रयोग हम तरल का प्रयोग करने के लिए द्रव की तरह संचारण करते हैं, तो जो है वो कौन सा सिस्टम कहलाएगा। तो आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हाइड्रोलिक सिस्टम की, तो हाइड्रोलिक सिस्टम ही ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम किसी कार्य या कंट्रोल सिस्टम को तरल का प्रयोग संचारण द्रव की तरह करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमारा 115 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर ए हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री प्रहस्तन उपकरण है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यानी MHE के बारे में आपको पूछा गया है। MHE से आशय जो है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। इसमें आपको क्रेन, कन्वेयर, बोथ क्रेन एंड कन्वेयर और नन ऑफ दीज दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें MHE यानी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के बारे में, तो क्रेन भी MHE के अंतर्गत आता है, कन्वेयर भी MHE के अंतर्गत आता है, यानी हमारा ऑप्शन सी बोथ क्रेन एंड कन्वेयर दोनों ही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक टेपर, यानी निम्नलिखित में से किसका उपयोग टेपर की जांच करने के लिए किया जाता है। आपको टेपर की जांच करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, यह आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है बॉल एंड रोलर गेज, फीलर गेज, वायर गेज और माइक्रोमीटर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की, फीलर गेज का यूज़ हम क्यों करते हैं। फीलर गेज का यूज़ हम दो मेटिंग पार्टों के बीच गैप का अंतराल चेक करने के लिए करते हैं, यानी दो पार्टों के बीच जब कभी हमें गैप चेक करना हो तो फीलर गेज का यूज़ करते हैं। वायर गेज का हम सीट के साइज़ का मापन करने के लिए करते हैं।
और माइक्रोमीटर का यूज़ हम ओडी, आईडी या डेप्थ चेक करने के लिए करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मिल जाता है कि वाल एंड रोलर गेज, यानी आपको यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है वाल एंड रोलर गेज, जिसका यूज़ हम टेपर की जांच करने के लिए करते हैं। तो 117 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल एंड रोलर गेज। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एंगल गेज, एंगल गेज ब्लॉक, यानी निम्नलिखित में से किस मात्रा को कोण गेज ब्लॉक की सहायता से मापा जा सकता है? वेट, एंगल, डेप्थ या लेंथ? तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मेज़र करने की, वो भी एंगल गेज ब्लॉक की सहायता से, तो एंगल गेज ब्लॉक की सहायता से हम जो है एंगल को ही माप सकते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जब कभी हमें एंगल गेज ब्लॉक की सहायता से विभिन्न क्वांटिटी में माप करना हो तो हम एंगल गेजेस का यूज़ करेंगे और एंगल का मापन करेंगे। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शॉन इन द फिगर, यानी आकृति में दर्शाए गए उपकरण को पहचानना है। तो आपको एक यहाँ डायग्राम में दिया गया है, इसमें इसे क्या कहते हैं आपको ये बताना है। प्लग गेज, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर या साइन बार? तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है साइन बार। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें मिलता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो डायग्राम दिया गया है ये आपको साइन बार का दिया गया है। ठीक है, साइन बार का डायग्राम आपको दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ साइन बार इज़ बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी साइन बार का उपयोग कार्य पर आधारित होता है। तो जो साइन बार का उपयोग होता है वो किस काम पर? ट्रिगोनोमेट्रिक, एलजेब्रिक या जियोमेट्रिकल या स्टैटिकल, यानी त्रिकोणमितीय, बीजगणितीय, ज्यामितीय या सांख्यिकीय कार्यों पर आधारित होता है। आपको सही विकल्प का चयन करके बताना है कि वास्तव में साइन बार का उपयोग किस कार्य पर आधारित होता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें साइन बार के बारे में, तो जो साइन बार का उपयोग होता है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल यानी त्रिकोणमितीय कार्य पर आधारित होता है और आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ मिल जाता है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे क्लास 6 के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें।